चाहिए वहाँ। विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन छात्र, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, व्यूवर और वीडियो अपलोड होने के बाद भी जो हमारे व्यूवर होंगे, उन सभी को विश्वास एजुकेशन की ओर से रजनीश सिंह तोमर का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका हेडिंग है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण को हम लोग कल से पढ़ना शुरू किए हैं और कल का सेशन जो था वो इसे पूरा नहीं कर पाया। और वैसे भी जिस संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा हो, तो कम से कम 5-6 घंटे तो अपने को लगना ही चाहिए। तो आज हम लोग उसके पार्ट 2 को देखेंगे। तो कल के क्लास को थोड़ा सा हम खाली आपको ये समझा दें कि कल हम लोग पढ़े थे कि संविधान सभा में महिला सदस्य जो चुनकर आई थी वो किन किन राज्यों से चुनकर आई थी और उन पर आधारित प्रश्न आपको हम बताए थे। अब जरा बाबा साहब अंबेडकर साहब के चुनाव के मसला को हम लोग एक देख लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज है संविधान का निर्माण। अभी तो संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, कल पार्ट में बांटे हैं। तो संविधान सभा के निर्माण में आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है वो पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से हुआ था, यानी बांग्लादेश जो आज कहा जाता है। तो लिखिए इस बात को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम बार पूर्वी बंगाल से 1946 में चुने गए थे। अब सीधी सी बात है कि बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र से क्यों नहीं चुन पाए थे, यानी बॉम्बे। तो जब संवैधानिक विकास पढ़ा रहे थे आपको, यानी उसके बाद हम आपको मौर्योत्तर काल पढ़ाना शुरू किए थे, उसके पहले का वीडियो देखिएगा। तो संवैधानिक विकास में आपको हम पढ़ाए थे कि जब बंबई के विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसके आधे सीटों पर कांग्रेस के सदस्य चुनाव जीत कर आए थे। यानी बंबई में आधी सीटें जो है उस विधानसभा की, जितनी सीटें थी उसकी आधी सीटें कांग्रेस के पास थी। और कल के क्लास में आप पढ़े थे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना हुआ था। तो आप बताइए, जिस प्रांत में आधे सीटों पर अकेले कांग्रेस होगा, और कल भी आप पढ़े थे कि बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे, तो जाहिर है कि इनके पास चूंकि आधी सीटें थी, तो आधे सीट तो कांग्रेस के सदस्य ही वहां से चुनाव जीतकर आ जाएंगे। और चूंकि वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत के आधार पर वोटिंग हुआ था, जो कल पढ़ाए थे, तो क्या होगा कि अगर उसको ठीक से मैनेज करेगा कांग्रेस, तो लगभग समझ लीजिए 60-65% सीट जो है वो अपना ही मेंबर को जिताकर संविधान सभा में ले आएगा। और बाबा साहब अंबेडकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे
ऑल इंडिया अनुसूचित जाति फेडरेशन से वो चुनाव लड़े थे। तो उनके पार्टी के मेंबर तो यहां पर प्रांतीय विधानसभा में कोई थे ही नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, जिस कारण से जो है यहां से ये नहीं जीत पाए। फिर याद करिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसमें आपको पढ़ाए थे कि पूर्वी बंगाल में मिली जुली सरकार बनी थी, यानी वहां विधानसभा में किसी भी एक पार्टी का बहुमत तो छोड़िए आधी सीट भी नहीं आया था। तो इसलिए जब वहां से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव में पर्चा दाखिल किए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो क्या हुआ वहां से कि विभिन्न छोटे छोटे दल इकट्ठे होकर के इनको ही अपना दे दिया समर्थन, और वहां से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर आ गए। इसीलिए उनका पहली बार चुनाव जो है पूर्वी बंगाल से हुआ था। क्लियर हो गया ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब भारत का विभाजन हो गया स्वतंत्रता अधिनियम के बाद, तो पूर्वी बंगाल जो है वो कहलाने लगा पूर्वी पाकिस्तान। तो बाबा साहब अंबेडकर क्या हुए कि वो उस समय क्या हो गए, वो पाकिस्तान के संविधान सभा का सदस्य हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि उस समय, इसीलिए कहते हैं हर आदमी के योगदान को समझना है जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए थे। आप जरा सोचिए कि संविधान सभा के सदस्य तो बाबा साहब अंबेडकर ऐसे भी थे, चाहे वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बने या कि भारत के संविधान सभा के सदस्य बने, लेकिन वो भारतीय कहलाना पसंद किए और पूर्वी बंगाल वाले अपने सीट से इस्तीफा दे दिए। जरा सोच कर देखिएगा कि राष्ट्रवाद उनके अंदर था कि नहीं, कि जब देश का विभाजन हुआ, इसीलिए कहते हैं कि उनकी वो किताब जरूर पढ़िएगा, अंबेडकर एक वांग्मय में एक हेडिंग ही है, उसमें वो 43 वॉल्यूम लिखे हैं किताब, 43 या 45 है, उसमें एक वॉल्यूम में है क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था। तो उनके दिलों की बात को समझिएगा कि वो नहीं स्वीकार किए और वहां से इस्तीफा देकर के भारत आ गए। लेकिन उनके अंदर जो उस समय योग्यता थी उसको ध्यान में रखते हुए उनको संविधान सभा का सदस्य बनाना जरूरी था। क्यों? तो सबसे पहले लॉ में डॉक्टरेट डिग्री उनके पास था, वो LLD थे। इकोनॉमिक्स की उतनी ही अच्छी समझ थी उनके पास, दर्शन पढ़े थे, इतिहास पढ़े थे, यानी संविधान को ड्राफ्ट करते समय जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसके वह एक विशेषज्ञ थे। तो इसीलिए जब वो इस्तीफा देकर के भारत चले आए वापस कि नहीं हम पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य नहीं बनेंगे, तो उनका पुणे के सीट से दोबारा चुनाव हुआ। लेकिन अब जरा सुनिएगा, अब पुणे का सीट जो है पर दोबारा चुनाव क्यों होगा, पहले ऐसे समझना है, क्योंकि वो मुंबई प्रेसिडेंसी में आता था और मुंबई प्रेसिडेंसी से आधा से ज्यादा सदस्य कांग्रेस से चुनाव जीत कर गए थे। तो इसीलिए कांग्रेस का ही एक सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक सदस्य, जिसको कि शॉर्ट में लोग लिख देते हैं MR जयकर, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे लोगों का जो भी नाम बताऊंगा लगभग प्रयास करूंगा फुल नाम आपको याद होना चाहिए। तो मुकुंद रामाराव जयकर जो हैं वो इस्तीफा दे दिए और वो जो सीट खाली हुआ उस पर से फिर बाबा साहब अंबेडकर दोबारा पुणे से जो है चुनाव जीत करके यहां पहुंचे बंबई प्रेसिडेंसी से। लिखिए इस चीज को, भारत पाक विभाजन के पश्चात बाबा साहब अंबेडकर का सीट पाकिस्तान के संविधान सभा में चले जाने के कारण उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। अब अगला पॉइंट लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल कराने के लिए, यही वाला लाइन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल कराने के लिए
मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से, मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अगर ये पूछ दे कि वो किस दल से संबंधित थे जिससे वो इस्तीफा देने वाले जो व्यक्ति थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकुंद रामाराव जयकर को त्याग पत्र दिलवाया गया। मुकुंद रामाराव जयकर को त्याग पत्र दिलवाया गया। चलिए, यहां तक तो हम लोग फिर से क्या हुआ, आजादी तक पहुंच गए। लेकिन नहीं, अभी तो चुनाव देखे, केवल बाबा साहब अंबेडकर वाला घटना को सीक्वेंस के लिए यहां पर जोड़ दिए, वरना हम तो अभी क्या देखे कि भाई चुनाव हुआ, चुनाव में कौन कौन जीत कर आए, कांग्रेस से कितने आए, मुस्लिम लीग से कितने आए, कौन कौन दल को 2.5 संख्या में सीट नहीं मिला, महिला जो थी 15 सदस्य, उनको कौन कौन से राज्यों से वो लोग चुनकर आई। तो ये जो है हम लोग देखे, और किस किस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो भी चुनाव जीत कर आए, अभी तो हम लोग ये देखे। लेकिन अब वायसराय इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रण तो देंगे ना, तो वो निमंत्रण किस तारीख को दिए थे, तो लिखे 20 नवंबर 1946 को। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को, चुटायल सभ्यों ने गुजराती में, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, इलेक्टेड मेंबर को 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बैठक में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बैठक में, बंधारणी सभा के बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो ध्यान रखना है, आमंत्रण किस तारीख को दिया गया, वो था 20 नवंबर 1946। और संविधान सभा की पहली कार्रवाई कब शुरू होगी, ये देख लीजिए, पहला दिन अपने आप पता चल गया कि ये 9 दिसंबर 1946 होगा, क्योंकि इस दिन बैठक में आमंत्रित किया गया कि आप इस दिन सब लोग आइए और हम पहली बैठक करेंगे। ये था एक कहानी। अब सुनिएगा, शुरू में तो मुस्लिम लीग को लगा कि कोई बात नहीं है, ये तो जो है सो हमारे लिए ठीक है। लेकिन बाद में जब वो अपना सीट देखा इतना कम, तो वही पाकिस्तान का राग अलापने लगा। अपने यहाँ इतिहास को छोड़ करके सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया, लेकिन बाद में जो है इसको अस्वीकार कर दिया। तो लिखिए इस चीज को, मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इसे स्वीकार किया, परंतु बाद में इसे अस्वीकार कर दिया। अब आएगा कि 3 जून 1947 को जब भारत विभाजन की घोषणा हुई, तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। तब हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो लिखिए इस चीज को, 3 जून 1947 को भारत विभाजन के घोषणा के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई। इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न हमारे 2 बन गए। पहला जब कहेगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 389। आईएएस में जो प्रश्न आएगा यही, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जीपीएससी में, और कहेंगे अगला स्टेटमेंट, भारत विभाजन की घोषणा के बाद या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद
भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 हो गई, 324 हो गई। तो जरा देख लीजिए, ये किसी किताब में नहीं मिलता है। अगर आपको कह दे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में कितनी कमी हुई, तो 65 सदस्य कम हो गए। और इसी को घुमा के कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा से 65 लोग जाकर के शामिल हुए थे। ये है अपना। अब सुनिएगा, जब 389 था, 389, तब ब्रिटिश भारत के प्रांत से 296 और 93 देसी रजवाड़े से थे। तो अगर प्रश्न ये पूछ दे कि 3 जून 1947 की घोषणा के बाद ब्रिटिश भारत के प्रांत से कितने लोग चुनकर आए थे, तो ब्रिटिश भारत से 235 लोग चुनकर आए थे। इतने जो है ब्रिटिश भारत के प्रांत से, सिंध का उधर चला गया, पश्चिमी पंजाब से चुने हुए लोग उधर चले गए, पूर्वी बंगाल से चुने गए लोग उधर चले गए, इतने सीट जो हैं कम हो गए। लिखिए इस चीज को, भारतीय संविधान सभा के 324 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत से 235 सदस्य, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 235 सदस्य और 89 सदस्य देसी रजवाड़े से या देसी रियासतों से शामिल हुए थे। और एकदम लास्ट खोल देते हैं, किसी भी किताब में नहीं है, जो अत्यंत लोकप्रिय किताब है ना भारत में, उसमें भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर कह दे कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों में गवर्नर प्रांत से कितने थे और चीफ कमिश्नर प्रांत से कितने थे, तो 232 लोग गवर्नर प्रांत से आए थे और 3 जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। और यहां याद करिए क्या था, 4 था और 292 था, यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से एक जो है वो सिंध वाला, वो चला गया पाकिस्तान। लिखिए इस चीज को, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए 235 सदस्यों में, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए 235 सदस्यों में गवर्नर प्रांत से 232 और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 3 सदस्य चुने गए थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 3 सदस्य चुने गए थे। इस सब के लिए उस समय के डॉक्यूमेंट को देखना पड़ता है। आपके लिए नया नोट्स बनाए हैं, वो यही सब है एक्स्ट्रा। पूरी पॉलिटी जो है इस तरह से आपको नया दिखेगा जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो है ये हुआ। अब सुनिएगा, अब अगर कह दे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा के पश्चात वो कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां से भारतीय संविधान सभा को रिप्रेजेंटेशन मिला, तो एक था दिल्ली, दूसरा जहां हम पढ़ाने बार बार जाते हैं राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, बार बार जोधपुर भी जाते हैं पढ़ाने, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र बड़ा क्या कहते हैं, लेट गए हैं अजमेर पढ़ाने, लेकिन थोड़े ही समय में लगाव बड़ा ज्यादा हो गया शहर से, अच्छा लगता है। और जोधपुर तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा कहते हैं हम कि जोधपुर तो खैर मेरा ननिहाल ही है, क्योंकि मेरी माँ राठौर थी तो भाई वहीं से हमारे नाना लोग गए थे। हम तो अपने ननिहाल में जाते हैं जब जोधपुर जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र।
और याद करिए एक था कुर्ग क्षेत्र। अब बताने का जरूरत नहीं है कि एक एक सीट ही होगा, कारण 3 ही है। अगर किसी को 2 दे देंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि फिर तो 0 हो जाएगा। 3 में 3 नाम लिखे यानी सब में एक एक ही होगा। तो लिखिए इस चीज को, ऐसे करके दिमाग लगाना है ऑब्जेक्टिव परीक्षा में। तो लिख लीजिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग क्षेत्र से थे। अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग क्षेत्र से थे। अब अगर आपको कहे, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कहे कि एकदम ये है लाइन, हम जो है जहां भी पढ़ाने गए वहां यही कहते हैं कि टीचर का काम है हर साल थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करिए, क्योंकि परीक्षा में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आपको कहेगा 3 जून 1947 की घोषणा के बाद जो भारतीय संविधान सभा का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो उस रिकंस्ट्रक्शन के पश्चात, पुनः संरचना के पश्चात सर्वाधिक संख्या में लोग किन प्रांतों से चुनकर आए थे? तो एक बात बताइएगा, पहले बंगाल हुआ करता था, लेकिन जब बंगाल आधा हो जाएगा, ऐसे दिमाग लगाना है, जब बंगाल आधा हो जाएगा, हम क्यों कहें अब उसको पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जब उधर चला जाएगा या पूर्वी पाकिस्तान उधर चला जाएगा, तो अब बंगाल से सीट सबसे ज्यादा नहीं रह जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का जो है बहुमती आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव हुआ था उसमें लिखाए हैं सबसे ज्यादा सीट बंगाल से था, क्योंकि दोनों एक था। और जब 3 जून 1947 के बाद जो है जो बचा भारतीय संविधान सभा, उसमें संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक लोग जीत कर गए थे। लिखिए इस चीज को, 3 जून 1947 की घोषणा के बाद, 3 जून 1947 की घोषणा के बाद सर्वाधिक संख्या में संविधान सभा में सदस्य, सर्वाधिक संख्या में संविधान सभा में सदस्य संयुक्त प्रांत से हुए, संयुक्त प्रांत से हुए 55 थे। जिस समय विभाजन नहीं हुआ था उस समय 60 सीट जो है बंगाल से था। आपको एकदम चार्ट बना के लिखाए हैं, कहां जाना होगा, चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ाए थे संवैधानिक विकास, उसमें जाइएगा, और जहां कैबिनेट मिशन पढ़ाए थे वहां जाकर के देख लीजिएगा। यूट्यूब में ही पढ़ाए हैं, चार्ट बना करके पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, वहां चार्ट बना के आपको दिखाए थे। तो अब सुनिएगा, संयुक्त प्रांत 3 जून की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रांत हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछेगा कि अब बंगाल में कितने सदस्य बचे, बंगाल में कितने थे? तो लिखिए, 3 जून 1947 की घोषणा के बाद पश्चिमी बंगाल से 21 सदस्य भारतीय संविधान सभा में थे। और ऑब्वियसली जब 60 बंगाल हुआ करता था तब भी संयुक्त प्रांत, वहां तो कोई विभाजन हुआ नहीं, तो वो 55 ही था। तो ये सेकंड नंबर पे था। इसलिए एक लाइन लास्ट में याद करना है कि अब ये फर्स्ट हो गया, तो अब सेकंड पर कौन रहा? तो अब सेकंड पर मद्रास प्रांत रहेगा, क्योंकि उसमें उस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सब मिला हुआ था। लिखिए इस बात को।
3 जून 1947 की घोषणा के बाद भारतीय संविधान सभा में मद्रास प्रांत से द्वितीय सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे। मद्रास प्रांत से द्वितीय सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे। अब आगे बढ़ने के पहले ये क्वेश्चन आपको क्यों कराए, तो ये ध्यान रखना है कि जब रिस्ट्रक्चर हुआ तो कोई दूसरा नंबर 1 हो गया, कोई दूसरा नंबर 2 हुआ, इसलिए ये प्रश्न आया। अब प्रश्न उठता है कि जब ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो देशी रियासतों में सबसे ज्यादा कहां से लोग चुनकर आए। तो जब ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो देशी रियासतों में सबसे ज्यादा जो लोग चुनकर आए वो हैदराबाद देशी रियासत से थे। तेलंगाना वाला क्षेत्र उधर ही था। तो 16 लोग हैदराबाद के देशी रियासत से भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। लिखिए इस चीज को। 3 जून की घोषणा के बाद 3 जून की घोषणा के बाद 3 जून 1947 की घोषणा के बाद भारतीय संविधान सभा में, ये पहले भी थे, चिंता नहीं करना है, भारतीय संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत से सर्वाधिक संख्या में सदस्य थे। अब हम सब राज्य का तो चार्ट नहीं बताएंगे, मालूम है मेरे पास सब लिखा हुआ है, लेकिन हम जो है, मेरा कार्य क्षेत्र है गुजरात और हम एज ए टीचर, कार्य क्षेत्र गुजरात है, यानी यहां मेरी अपनी कोचिंग क्लासेस है जिसका मैं डायरेक्टर के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं। गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर, 3 जगह हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। ये बात अलग है कि सबसे कम प्रचार हम ही गुजरात में करते हैं, एड वेड पे अपने ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अपना काम एक टीचर की तरह पढ़ना पढ़ाना है। और एज ए टीचर जब हम राजस्थान जाते हैं तो जोधपुर में पढ़ाते हैं, अजमेर में पढ़ाते हैं, और एक बार अभी नाम भी बता देंगे थोड़े समय बाद, हमारा एक स्टूडेंट है, वो नाम इसीलिए नहीं बताएंगे कि वो भी राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय टीचर है, तो मेरा विद्यार्थी है, तो उसका नाम और आगे जाए, हम उसको हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमसे भी आगे चलो। तो उसके कहने पर, वो भी एक भूगोल का, राजस्थान का बहुत अच्छा लोकप्रिय टीचर में से है, तो उसके कहने पर एक बार हम मेड़ता सिटी भी पढ़ाने गए हैं। आपके सर के लिए वो शहर का चकाचौंध मायने नहीं रखता है, हमारा दिल मिलना चाहिए किसी के साथ, हम कहीं चले जाते हैं पढ़ा, लेकिन हाँ वो आदमी अच्छा होना चाहिए। तो हालांकि मेड़ता में भी हमें बच्चों से काफी मान सम्मान मिला, उनके डायरेक्टर साहब से भी बहुत मान सम्मान मिला, इनफैक्ट उनके घर पे ही रह करके हम पढ़ाए। बाकी टीचर होटल में रहते थे, मैं ही घर में रहता था उनके, तो एक अच्छा संबंध भी बन गया था। तो मेड़ता भी मैं पढ़ाता हूं, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आप राजस्थान में कोई परीक्षा दे रहे हैं और संविधान में राजस्थान से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो मैं थोड़ा आपको लोकल भी बता दूं, और गुजरात तो बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि गुजरात के लिए ही हम जीते हैं और मरते हैं। इसको हम दिल से लिए हैं कि इस स्टेट में हमको कितना भी कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां मार्गदर्शन की कमी है। तो चलिए जरा सुनिएगा। तो अब जरा, अगर जीपीएससी देने गए, अभी एकदम नाम के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन सौराष्ट्र भी देशी रियासत को रिप्रेजेंट किया था। जूनागढ़ अलग था, सौराष्ट्र के साथ नहीं था वो, लेकिन सौराष्ट्र से कितने लोग गए थे, तो जरा वो एक याद रखिएगा जीपीएससी वाले। लिखिए तो, काठियावाड़ का संयुक्त राज्य
काठियावाड़ का संयुक्त राज्य सौराष्ट्र से 5 सदस्य चुने गए थे। सॉरी, से 5 सदस्य देसी रियासत की ओर से रिप्रेजेंट करते थे। अब जूनागढ़ जो है और कच्छ 2 बचता है। तो गुजरात के परीक्षा के लिए याद रखिएगा, कच्छ से 1 लोग थे जो देसी रियासत को रिप्रेजेंट किए थे। तो लिख लीजिए, कच्छ से 1 सदस्य देसी रियासत को का प्रतिनिधित्व करते थे। और गुजरात, यह अभी टोटल गुजरात चल रहा है, फिर राजस्थान लिखाएंगे। और जूनागढ़ जो है वो भोपाल के साथ जुड़ करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। कितना खतरनाक क्वेश्चन जो है जीपीएससी में बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि गुजरात ही मेरा प्रथम चॉइस था, गुजरात ही मेरा प्रथम चॉइस है और गुजरात ही मेरा प्रथम चॉइस रहेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है। 13 साल दिल्ली में राज किए हैं और हिला दिए थे जब पढ़ाते थे तो, लेकिन नहीं, यहां आज भी मार्गदर्शन की कमी है। 2 महीना पढ़ता है आदमी, ये किताब ले खड़ा हो जाता है, टीचर बन जाता है। कोई ज्ञान नहीं है लेकिन पढ़ाना है। उससे हमारे बच्चों का मार्गदर्शन जो है खत्म हो गया है और यही कारण है कि हम आईएएस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसीलिए कोई भी कष्ट हो, हमको हवाई चप्पल में घूमना पड़े, हम वो भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गुजरात ही मेरी अंतिम पसंदगी है। और राजस्थान हम दिल से जाते हैं पढ़ाने, अच्छा लगता है। वहां के बच्चे जो हैं वो काफी हमको मान सम्मान देते हैं। तो अब जरा देखें, ध्यान देना है, काठियावाड़ के संयुक्त राज्य से सौराष्ट्र जो बना था वहां से 5 लोग देसी रियासत को रिप्रेजेंट किए थे, कच्छ से 1 किए थे और जूनागढ़ भोपाल के साथ मिलकर के रिप्रेजेंट किया था। अब जरा जाने कि राजस्थान का संयुक्त राज्य, ये नाम दिया गया ज्वाइंट स्टेट ऑफ राजस्थान। उनको 12 सदस्य दिया गया कि आप मिल करके ये 12 सदस्य को जो है आप भेजिए जो देसी रियासत को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखिए इस चीज को, राजस्थान के संयुक्त राज्य से, राजस्थान के संयुक्त राज्य से देसी रियासत के 12 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 12 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से चुन कर गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम को मध्य प्रदेश से कोई शिकायत है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम वहां एक आध बार गए हैं, इंदौर वगैरह कभी पढ़ाने, वो बहुत पास्ट था। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा, आपका भी था विंध्य प्रदेश का संयुक्त राज्य, मध्य प्रदेश के लड़के। विंध्य प्रदेश का संयुक्त राज्य से 4 लोग गए थे, वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उतार लीजिएगा। विंध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य से 4 लोग चुनाव वहां जो है देसी रियासत को रिप्रेजेंट किए थे। और ग्वालियर, इंदौर, मालवा का जो संयुक्त राज्य था वहां से 7 लोग जो थे वो देसी रियासत को रिप्रेजेंट किए थे। तो चलिए अब आगे देखें हम लोग। अब हेडिंग देंगे, जिस 2 राज्य में हम बार बार पढ़ाने जाते हैं उस 2 राज्यों में चुने हुए जो मेंबर थे वो कौन कौन थे, क्योंकि देसी रियासत नहीं याद रखना है। तो हेडिंग दीजिए, संविधान सभा में चुने गए सदस्य। सबसे पहले हम राजस्थान को फोकस करके लिखा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार गुजरात पहले लिखाए थे। अब हम पहले राजस्थान को बताते हैं। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य कौन चुनकर गए थे?
तो लिखिए मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये गुजरात के बच्चे या किसी दूसरे राज्य के बच्चे मत लिखिएगा, ये स्पेशल जो है राजस्थान के लिए है कि आपको अगर लोकल क्वेश्चन पूछा तो आपको ये पूछ सकता है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये थे जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से चुनकर गए थे। अब देखें राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से कौन चुनकर गए थे, इसीलिए देसी रियासत अलग कर दिए। नॉमिनेटेड आदमी का नाम जानने का जरूरत नहीं है, इलेक्टेड मेंबर कौन थे हम उनके बारे में जाने। तो राजस्थान के बारे में लिखिए सर वंगल वीरू वेंकटचारी, वीरू वेंकटचारी कृष्णमाचारी। सर वीरू वेंकट और कृष्णमाचारी, वीवी कृष्णमाचारी हम लोग कहते हैं। दूसरा हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री ओनली राजस्थान स्पेशल, फिर गुजरात स्पेशल बताएंगे। तीसरा सरदार सिंह जी, सरदार सिंह जी। जसवंत सिंह जी, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, बारह लोगों का नाम लिखा रहे। दलेल सिंह, राज बहादुर, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल आसव, बलवंत सिंह मेहता, जय नारायण व्यास। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 और कुर्गा वाला 12। ठीक है, ये टोटल मिलाकर के हो गए 12। तो अब जो है ये था राजस्थान। अब हम लोग देखें बी, ऐसे तो ए भी था। अब देखें गुजरात में बंबई के जगह से गुजरात से कौन कौन रिप्रेजेंट किया था बंबई क्षेत्र से। तो हेडिंग दीजिए बंबई, ये स्पेशल जीपीएससी के लिए बंबई से, महाराष्ट्र से भी रिप्रेजेंट होगा और गुजरात से भी होगा। तब बंबई से संविधान सभा में चुने गए सदस्य, ब्रैकेट में गुजरात लिखिएगा, और बंबई से कौन कौन चुने गए थे तो लिखिए हंसा जीवराज मेहता, हंसा जीवराज मेहता, खांडू भाई कासनजी देसाई, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। थोड़ा उच्चारण हिंदी हो जाए तो उसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा।
कन्हैयालाल नाना भाई देसाई। मीनोचर रुस्तम मसानी, जिनको हम लोग मीनू मसानी कह के बुलाते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गए बंबई के क्षेत्र से जो लोग चुनकर आए थे। अब देखें सौराष्ट्र वाले क्षेत्र से कौन कौन देसी रियासत को रिप्रेजेंट किए थे। तो लिखिए सौराष्ट्र। ये ओनली फॉर जीपीएससी लिखा रहे हैं, बाकी राज्य के लड़के क्योंकि हम सबको पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से हमको लिखाना पड़ेगा और मेरा जो मेन बेस है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम जब भी संविधान राजस्थान में अगर पढ़ाते हैं तो ये नहीं बताते और गुजरात में राजस्थान वाला नहीं बताते, लेकिन यहाँ चूंकि मेरे राजस्थान के भी कई बच्चे क्लास में अभी आपके सामने हैं इसमें, क्योंकि वहां से भी हमें कई लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है कि सर हमको यूट्यूब पे जोड़िए। जहां हम पढ़ाए जोधपुर में, अजमेर में, उन सब के बच्चे मेड़ता में, तो हमारे लिए हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहां तक हम जानते हैं, हम लोकल का दावा नहीं कर पाएंगे, हम बहुत जानते हैं, लेकिन जहां तक जानते हैं आपको इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए अब देखें सौराष्ट्र। बलवंत राय गोपाल जी मेहता। बलवंत राय गोपाल जी मेहता। अमृतलाल, गुजराती में अमृतलाल बोलते हैं तो भी कहिएगा अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठक्कर। सामलदास लक्ष्मीदास गांधी। सामलदास लक्ष्मीदास गांधी। जयसुखलाल हाथी। हाथी। जयसुखलाल हाथी। चिमनलाल चाकू भाई शाह। तो ये हो गए बंबई से चुनकर आने वाले लोग, और ये हो गए सौराष्ट्र राज्य को जो रिप्रेजेंट करने वाले 5 थे। अब बंबई राज्य से जो देसी रियासत से चुनकर आए, नॉमिनेट हुए थे, वो कौन कौन? तो यहां पर लिखिएगा बंबई के देसी रियासत, उनसे किनको किनको नॉमिनेट किया गया था जो गुजरात के थे। तो पहला लिखिए जीवराज नारायण मेहता। जीवराज नारायण मेहता। पारनलाल ठाकुरलाल मुंशी। पारनलाल ठाकुरलाल मुंशी। गोपाल दास अंबेदास देसाई। गोपाल दास अंबेदास देसाई। इन्हीं को दरबार गोपाल दास देसाई भी कहते हैं। ये हो गया बंबई। अब जाने कि वो जो कच्छ से गए थे एकमात्र प्रत्याशी वो कौन थे गुजरात से। लिखिए भवानी अर्जुन खीमजी। अब लोकल बताने में
अगर कोई भूल चूक हुआ हो तो हम अपने जानकारी के हिसाब से जितना हो पाया राजस्थान और गुजरात को समेट के आपको बताए। हाँ, भारतीय संविधान में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें कोई एकाध छूट गया हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। लोकल बनने का प्रयास किए कि हम जहां 2 जगह पढ़ाने जाते हैं वहां के लोकल कौन कौन संविधान सभा से चुनकर आए थे वो हम जो है बच्चों को बता सकें। ये था, और यही मेरा शिकायत हमेशा गुजरात से रहता है, राजस्थान से नहीं रहता है। ये भी बता रहे हैं कि गुजरात का टीचर जो लोकल पढ़ाता है वो डीप घुसता ही नहीं है। उनको वही 2 या 3 प्रकाशन है, उसी में आगे पीछे करना है और नया नोट्स बना के दे देना है। रिसर्च करने का आदत ही नहीं है। कारण वही 2 महीना पढ़ा है, एक नया कोचिंग खोल लिया, एक नया टीचर खड़ा हो गया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं तब तक गुजरात से नहीं जाऊंगा जब तक कि यहाँ माहौल उस तरह का ना हो जाए कि ऑथेंटिक चीज पढ़ाने वाले लोग खड़े हो जाएं। चलिए अब आगे बढ़े। अब संविधान सभा का तो निर्माण हो गया। अब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे होगा? अगला हेडिंग दीजिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण। चुनाव हो गया, कौन लोग चुनकर आए वो हो गया। अब यहां से शुरू करें, पहली बैठक जो हुई और वहां से हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले क्या देखे थे? 9 दिसंबर 1946 को आमंत्रित किया गया था कि संविधान सभा के सभी सदस्य इस तारीख को आएंगे। आमंत्रित तो नहीं किया गया था, इस दिन सभी लोग आएंगे। ठीक है, लिखिए इस चीज को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। अब सुनिएगा, रटना नहीं है कि प्रातः 11 बजे। अगर ये हम रटे हैं तो इसका मतलब है कि हम आज अपने संसद का अपमान कर रहे हैं। संविधान सभा को संसद का भी दर्जा दिया गया था, पढ़ाए हैं पहले। तो आज संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होती है, तो ये वही तो परंपरा होगा। उसी समय तय किया गया होगा कि 11 बजे से हम लोग जो है बैठेंगे पर डे। तो 11 बजे से आज भी संसद की कार्रवाई होती है। हाँ, संसद के अन्य कार्य 10 बजे से शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष 10 बजे आ जाएंगे, कौन से क्वेश्चन चुनने हैं वो ले लेंगे, उस सब के लिए जो है वर्क होगा ऑफिस में, वो अलग चीज है। बट संसद का कामकाज जो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर शुरू होता है, जिसको आप प्रश्नकाल शून्यकाल कहते हैं, वो 11 बजे से ही होता है। ये दिमाग में घुसा दिया आपको कि 11 बजे रटना नहीं है। हम अपने संसद के कार्रवाई को ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखिएगा, लोग याद करवाएगा, 3 बार बोलेगा एक साथ, प्रातः 11 बजे, दिन सोमवार। अरे भाई, बच्चे को एक बार समझा दो, समझ लेगा। संविधान सभा की कार्रवाई इसलिए 11 बजे क्योंकि संसद की भी कार्रवाई 11 बजे होती है। और दिन सोमवार इसलिए कि ये हमारी भारतीय मानसिकता है कि अपने कोई भी काम के लिए ऑफिस के बारे में जब सोचते हैं, कभी भी देख लीजिए बुधवार गुरुवार हो जाए तो अपने क्या कहते हैं, छोड़ो यार अब मंडे को ऑफिस जाएंगे काम के लिए। जनता बन के ऑफिसर और कर्मचारी ने उसको रोज जाना है जिस दिन बुलाएगा। तो इसीलिए यह दिन भी सोमवार था, कहीं याद नहीं करना है। लिखिए इस बात को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे सोमवार को, ये ब्रैकेट में रखिएगा, नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्तमान का संसद भवन, में प्रारंभ हुआ। हो गया। अब जरा
थोड़ा सा संविधान का चर्चा कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही क्यों चुना गया। ध्यान रखना है, मेरा संविधान यही होता है पढ़ाने का तरीका। क्यों, पहले अपने आप याद होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई चुनाव होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चुनाव होता है तो कहीं भी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव में जीतने से आप संसद सदस्य नहीं कहे जाएंगे। उस वक्त आप चुनाव में जीतने से कहेंगे कि वर्तमान लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी आप लोकसभा के सदस्य नहीं कहे जाएंगे क्योंकि आपने शपथ नहीं लिया। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप आरएएस पास कर गए, जीपीएससी पास कर गए, मध्य प्रदेश में पास कर गए और डिप्टी कलेक्टर में आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या करेंगे आप? अगले दिन मामलतदार ऑफिस में जाकर खड़े हो जाएंगे कि भाई थोड़ा हटो, बैठने दो, हम डिप्टी कलेक्टर हो गए। जी नहीं, अभी आप आरपीएससी द्वारा, जीपीएससी द्वारा, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए गए वर्ग 1-2 की परीक्षा में जो नाम हो उस राज्य में सफल प्रत्याशी है, बस इतना ही है। या यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो गए तभी आप सफल प्रत्याशी हैं। जब आप ट्रेनिंग के बाद शपथ लेते हैं तब आप जो है उस पद के लायक होते हैं। तो वैसे ही संविधान सभा के ये निर्वाचित सदस्य हैं। संविधान सभा का सदस्य होने के लिए इनको शपथ लेना पड़ेगा। अब सुनिएगा, बिना आप संसद का, लोकसभा का सदस्य शपथ लिए लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो आपको शपथ दिलाएगा कौन? तो कहा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो शपथ दिलाता है। पहले समझिएगा, प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट बता रहे हैं कहां से आया। अगर कभी बीच में मध्यावधि चुनाव हो जाए, और जैसे अभी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, तो जो लोग चुनकर आएंगे उनको मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष शपथ दिलाएंगे। लेकिन जब आम चुनाव होता है तो कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर जी हम सब मिलकर अध्यक्ष चुन लेते हैं। कैसे चुन लीजिएगा? आप हैं अभी हाउस के मेंबर, अभी तो आप चुन कर आए हैं, आप शपथ लेंगे तो हाउस के मेंबर होंगे। इसीलिए राष्ट्रपति क्या करता है या राज्यपाल क्या करता है, क्योंकि वहां ये नहीं लिखा है, वहां लिखा है राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति संसद या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल या राष्ट्रपति क्या करता है, ये परंपरा है, आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं, ये संविधान में नहीं लिखा है कि जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीता हो या जो उस सदन का सबसे, क्या कहते हैं, उम्र में नहीं, सबसे एल्डर मेंबर हो, उसको राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी शपथ दिला करके उसको बना देता है प्रोटेम स्पीकर। यही है प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट। तो यहां भी जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो संविधान सभा के सदस्य जो होंगे वो जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक राजेंद्र बाबू का चुनाव नहीं होगा। और राजेंद्र बाबू के चुनाव के पहले एक प्रोटेम स्पीकर यहां भी चाहिए। तो संविधान सभा में 1919 से जो है अपने सच्चिदानंद सिन्हा, याद करिए उसी समय बोले थे, वायसराय की इन काउंसिल में हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा वृद्ध जो हैं या वरिष्ठ वही सदस्य थे, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर जो है बना दिया गया। अब आगे पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर। लेकिन प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई तो एक आदमी खड़ा होके कहेगा कि हम इनके नाम का समर्थन करते हैं। तो
वो कौन व्यक्ति था जो सच्चिदानंद सिन्हा के लिए नाम का समर्थन किया। अब आपके मन में आगे बढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि आपके मन में आएगा कि हम कैसे मान लें कि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते हैं। ये तो पहला ही चुनाव हुआ है संविधान सभा का और ये सारे लोग पहली बार आए थे। तो कोई बात नहीं है, जब झारखंड पहली बार बना, एक नाम मेरे मन में आ गया, तेलंगाना भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम वो बिहार से हैं, हम तो वहां के बारे में जानते हैं। तो झारखंड जब पहली बार बना और उसका जो चुनाव पहली बार हुआ, तो झारखंड विधानसभा में तो सारे लोग पहली ही बार चुनकर आए थे। तो उसमें किसको बनाया जाए? तो उसमें देखा जाता है कि यह राज्य किससे अलग हुआ है। तो बिहार से अलग हुआ था। तो सबसे ज्यादा बार बिहार में उसमें कौन थे जो एमएलए रहे थे? तो वो थे इंदर सिंह नामधारी जी। इसलिए उनको झारखंड विधानसभा का उस साल का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, वरिष्ठ सदस्य थे। अब कुछ आगे पढ़ाने के लिए भी रहने दीजिए नाम। इस तरीके से संविधान पढ़ाएंगे आपको, नाम कोट कर करके कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो वैसे ही संविधान सभा में भले पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन उसके पहले 1935 एक्ट के तहत चुनाव हुआ, 1919 के एक्ट के तहत चुनाव हुआ। उसमें कौन ज्यादा बार जीते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सच्चिदानंद सिन्हा का सिलेक्शन हुआ। अब नाम का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति का नाम था आचार्य कृपलानी। अगर आपसे पूछ दे कि सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी स्पीकर, अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर के बनने के नाम का प्रस्ताव कौन रखा था, तो चलिए लिखिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। तो लिखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पेश किया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पेश किया, प्रोटेम स्पीकर के रूप में पेश किया। फिर लिखिए, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। अब आगे बढ़ें। अब आप कम से कम अभी सबसे लेटेस्ट अगर आप देखे हों तो विधानसभा में जो हुआ शपथ ग्रहण वगैरह, वो राजस्थान में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहां का देखे। नहीं तो वो तो स्टेट वाइज हो गया, लेकिन नहीं तो अगर पूरे देश के द्वारा देखा गया तो 2019 के चुनाव के बाद जो संसद, अपने को राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, अपने शिक्षक और विद्यार्थी हैं, अपने संसद के बारे में बात करें। तो जो लोग चुनाव जीत कर गए उनका शपथ ग्रहण हम लोग देखे थे। तो याद करिए, पहले एक प्रोटेम स्पीकर चुने गए। प्रोटेम स्पीकर जो है सबको शपथ दिलाया, वो 2 दिन चला था। फिर ओम बिरला जी का सिलेक्शन हुआ, सारे लोग मिलकर के उनको अध्यक्ष के रूप में चुने। तो क्या देख रहे हैं आप कि वो जो बैठ करके 543 लोगों को शपथ दिलाए थे, एक एक आदमी का शपथ हुआ, याद करिएगा। उसमें वो खड़े होके बोलते थे मैं, और उसके बाद सब, और उसके बाद वो सिग्नेचर करते थे। लगभग 2-2.5 दिन चला था। तो अगर 543 लोगों को शपथ दिलाने में 2 दिन से ज्यादा लग जाता है, तो 324 लोग को दिलाने में 2 दिन नहीं लगा होगा। ऐसे याद करना है जोड़ करके कि इसलिए 11 तारीख को राजेंद्र बाबू का सिलेक्शन होगा, क्योंकि
सच्चिदानंद सिन्हा जी को 2 दिन तो लगा ही लगा होगा शपथ दिलाने में। लिखिए इस चीज को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी परमानेंट अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्यों हम रुक गए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष को चुना था। हम लोग केवल और केवल एससी मुखर्जी का नाम याद रखते हैं। आज दोनों उपाध्यक्ष का नाम बताएंगे और दोनों याद रखिएगा। तो लिखिए। तो संविधान सभा ने हरेंद्र कुमार मुखर्जी अब देख लीजिए, आपके मन में आएगा कि ये हरेंद्र कुमार एचसी कैसे हो जाएंगे, एससी मुखर्जी कैसे हो जाएंगे। बात तो वाजिब है कि एच के मुखर्जी न होंगे। दरअसल अंग्रेजी में ये ऐसे लिखते थे कुमार, हरेंद्र कुन्नार। तो कुन्नार से वो हो गए सी। तो ध्यान रखना है, इतना बारीकी के साथ आपको लिखाएंगे। तो लिखिए, संविधान सभा में हरेंद्र कुमार, बगल में कुन्नार मुखर्जी तथा सर्वांगल थिरुवेंकटचारी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 2 आदमी, वीटी कृष्णमाचारी राजस्थान से थे, तो इसलिए यह भी प्रश्न आ सकता है राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब बचे कौन? तो 2 उपाध्यक्ष, एक हरेंद्र कुमार कोनार हो गए और थिरुवेंकटाचारी, वांगल थिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब देखें किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया। वीएन राव सब जानता है, फुल नाम जानना है अपने को। लिखिए, संविधान सभा ने सर बेनेगल नरसिंह राव हो गए, वीएन राव, सर वेनेगल, ये हम बिहारी लोग वह बोल गए, सर वेनेगल नरसिंह राव, वीएन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। ये था कुछ फैक्ट्स जो आपको याद करना है। अब जरा जाने उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं? मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो ये बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूं, ये खैर ये तो लिखाना पड़ता है, लेकिन कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अरे भाई, ये तो हो सकता है अब गुजरात के तलाटी में, उत्तर प्रदेश के पटवारी में, राजस्थान के पटवार परीक्षा में पूछे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था
ये आपको पहले लर्न करना है। अगर आप क्लास 1-2 के बारे में सोचते हैं, जीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आईएएस के बारे में सोचते हैं तो जानना ही पड़ेगा। तो पहले जाने उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। बाकी सबको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू इसको पेश किए थे। तो पहले पहला पॉइंट वो नेहरू जी वाला लिख लेते हैं, ताकि अगर कभी छोटा परीक्षा भी देना हो तो काम आ जाए। लिखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, अभी पारित तो बाद में होगा, पेश किया। अब प्रश्न उठता है कि इसमें क्या था। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में था। स्ट्रक्चर की मोटा मोटी कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए। तो लिखिए इस चीज को। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे, गुजराती में माળખા, संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। अब जरा कुछ मुख्य बिंदु देखें कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्योंकि अगर ये 4 लाइन का होता तो जनवरी नहीं लग जाता 1947 इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पास करने में। पढ़ने में समय लगा, संविधान सभा को एक एक पॉइंट पढ़ा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले पहला उद्देश्य यही था कि यह संविधान सभा, सुनिएगा जरा, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करेगी। यानी अभी इस उद्देश्य प्रस्ताव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक ये शब्द नहीं आया है। अभी केवल यही था कारण कि हम तो औपनिवेशिक स्वराज के लिए जो है सबसे पहले लड़ रहे थे। फ्लैशबैक में जाइए, ये घटना है 13 दिसंबर 1946 का। नहीं कहा है हमको अभी कि आपको आजादी दे देंगे 15 अगस्त को, क्योंकि अभी ना तो माउंटबेटन योजना आया है ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया है। तो अभी तो सबसे पहले संविधान सभा के दिल में यही बात होगी कि सॉवरेन बनाना है इस देश को, सार्वभौम बनाना है, ब्रिटेन के अधीन काम नहीं करना है, और हम अपने देश को रिपब्लिक बनाएंगे। देसी रजवाड़ों को क्लियर मैसेज दे दिए, यह देश गणराज्य होगा। आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि इस देश में आगे कोई राजतंत्र की बात होगी। हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि आप में से कोई एक राजे को माथा पे बिठा दें और कहें कि लीजिए आप मेरे राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। नहीं, यदि आपको जनता चुनती है, प्रक्रिया आगे होगा। तो राजा है तो क्या हुआ, आप भी देश के नागरिक हैं, तो आप भी जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन गणराज्य होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। यानी हम पहले मैसेज दे दिए कि हमारा जो कार्यपालिका का सबसे बड़ा या कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो बाद में तय करेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ये दो चीज क्लियर हो गया कि हम इंग्लैंड के अधीन नहीं रहेंगे और हमारे देश में जो है ब्रिटेन वाली व्यवस्था नहीं होगी कि कोई महारानी होगा या कोई राजा होगा। कोई भी व्यक्ति होगा, उसको अगर जनता चुन लेगा तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा। कार्यपालिका का, राष्ट्रपति शब्द ना बोले, कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखिए, इसके अंदर यही था। लिखिए, यह संविधान सभा भारत को
एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, अंग्रेजी में लिखिएगा सॉवरिन रिपब्लिक, एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य सॉवरिन रिपब्लिक घोषित करेगी और इसके भावी शासन के लिए संविधान का निर्माण करेगी। मतलब कि कार्यपालिका का प्रधान भी भले जनता चुन दे, लेकिन वो अपनी मर्जी से शासन नहीं चलाएंगे, उनके लिए भी एक संविधान का निर्माण करके देंगे कि इस तरीके से देश चलाना है। तो लिख लीजिए, तथा उसके भावी शासन के लिए ऐसे संविधान का निर्माण करेगी। अगला, अपने आप सोचिए ना क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में आएगा। देशी रियासत के जो प्रतिनिधि आए हैं, क्या वो संविधान बनाने के बाद कह देंगे हम नहीं रहेंगे? तो फिर यहां क्या करने आए हैं? यानी एक भारतीय संघ बनेगा, ये पहले उद्देश्य प्रस्ताव में लिखना होगा, जिसमें देशी रजवाड़े और ब्रिटिश भारत के प्रांत दोनों को शामिल होना होगा। ये पहले से हमारा ऑब्जेक्टिव था। लिखिए इस बात को। इसके अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र आएंगे जो ब्रिटिश भारत के हों, बाहर के भी हो सकते हैं, आर्टिकल 2 पढ़ेंगे बाद में, जो ब्रिटिश भारत के हों या देशी रियासत हों, दोनों मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। अगला देखिए, बहुत कुछ ना उस उद्देश्य प्रस्ताव में ही था, उसके आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट किया है। अगला लिखिए, इनके पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी। किनके पास? अभी आप कह रहे हैं संघ का निर्माण करेगी, तो संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, पहले से कह रहे हैं। तो लिखिए, संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, रेसिडुअल पावर होंगी, तथा वे सरकार और प्रशासन की, तथा ऐसे करके लिखते जाइएगा, तथा वे सरकार और प्रशासन की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगला, ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि आपको ये जानकर तब दिमाग में खुलेगा कि हम क्यों आर्टिकल 15 में अनुसूचित जाति के और जनजाति के लिए अलग से प्रावधान रखे, हम क्यों एससी वर्ग के सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए हम जो है इस चीज को संविधान में जगह दिए। ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में पहले से लिखा हुआ था। यानी हम पहले से यह सोचकर बैठे थे कि हमारे देश में जो कमजोर वर्ग होगा उसकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो लिखिए अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? संघ के अंतर्गत, भारतीय संघ के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, पिछड़े, कबायली क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था होगी। अगला, हमारे प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इसलिए है कि ये इस उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। तो लिखिए इस चीज को। इसके अंतर्गत सभी लोगों, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति प्रदान की जाएगी।
अगला, इसके अंतर्गत अवसर की, अपॉर्चुनिटी की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो पढ़ते हैं, अवसर की तथा विधि के सम्मुख समानता प्रदान किया जाएगा। ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में पहले से लिखा हुआ था। समानता प्रदान किया जाएगा। अगला लाइन लास्ट का लिखिए। इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अब बताइएगा कि अगर आपको यह प्रश्न दे दे, निम्न पर विचार करें, 1 2 3 4, इसको हटा दे और कहे कि उपरोक्त में से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित किन किन शब्दों का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में था, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। लेकिन प्रस्तावना में देख लीजिए, विश्वास भी लिखा हुआ है। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, सबकी स्वतंत्रता। तो विश्वास शब्द उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं था, वो बाद में उसमें इंक्लूड हुआ है। ये था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। अब देखें ये पारित कब हुआ, तो अगला पॉइंट लिखिए। 13 दिसंबर, अभी पारित नहीं हुआ है, सुनिएगा, 11 को वो जो है बोले हैं, 13 को लिखिए। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। क्यों लेट हुआ वो बताने जा रहे हैं। विचार विमर्श किया, ध्यान दीजिएगा। 22 जनवरी 1947 आप रट जाते हैं, लेकिन अभी आपको सीक्वेंस में बताने जा रहे हैं कि 13 से इतना टाइम क्यों लगा। जब विचार विमर्श इस पर हो गया 13 से 19 में ही, तो 20 को ही ये पारित हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ, इसी बीच 16 दिसंबर को कौन, वही जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद अपना सीट छोड़े जहां से बाबा साहब जीत कर आए, मुकुंद रामाराव जयकर, उन्होंने, मुकुंद रामाराव जयकर ने, कहानी सुनिएगा, एक संशोधन पेश किया। कहा कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं शामिल होती है, आप लिखे थे ना कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में नहीं आया। तो जब 78 लोग आए ही नहीं, 73 लोग, तो जब मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आएंगे तो उतने बड़े संख्या को बाईपास, जबकि वो कम ही था, कहां 208 था कांग्रेस, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हो जाए, और अकेला मुस्लिम लीग को नहीं दिया गया बेटे, देसी रियासत के प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हो जाए, कई देसी रियासत मना कर दिया था, तब तक जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श को निलंबित रखिए। क्योंकि मान लीजिए आप विचार कर लिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखेंगे, अब बाद में देसी रियासत कहे कि नहीं, हमसे तो आप बात नहीं किए थे, इसलिए कहा गया कि जब तक ये शामिल नहीं हो तब तक जो है ये स्थगित रखा जाए। इस कारण से हुआ इसमें विलंब। तो आपसे पूछेगा यही कि उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन पेश करने वाला व्यक्ति कौन था,
मुकुंद रामाराव जयकर। अब बताते हैं ये लिखा के कि आईएएस में इसी को कैसे क्लैप करेगा। दो स्टेटमेंट लिखिए तो 16 दिसंबर 1946 को मुकुंद रामाराव जयकर ने यह संशोधन पेश किया कि जब तक मुस्लिम लीग और देसी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ना हो जाएं, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श निलंबित रखा जाए। क्या हुआ तो 21 दिसंबर को 1946 में ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, इसको अगले अधिवेशन के लिए संविधान सभा के अलग अलग अधिवेशन हुए, अभी पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो जैसे संसद में हर साल 3 बार अधिवेशन होता है, सेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो 21 तारीख को निर्णय लिया गया कि अब जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। देख लीजिए, अगर आपसे जब आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हों और मध्य प्रदेश का और ग्रुप ए का प्रश्न पूछा जाए कि उन 2 कारणों को बतलाएं जिसके कारण या उन 2 कारणों के बारे में आप जो है पॉइंट आउट करें जिसके कारण 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने में 22 जनवरी 1947 का समय लग गया। तो पहला कारण मुकुंद रामाराव जयकर के द्वारा एक संशोधन पेश किया जाना कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत के शामिल न होने तक इसको निलंबित रखा जाए, और दूसरा कारण कि ये 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श को अगले अधिवेशन के लिए टाल देना। ये 2 कारण थे जिस कारण से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने में संविधान सभा को इतना समय लगा। तो ये लाइन लिख लीजिए, 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अगले अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया। अब आगे बढ़ने के पहले लगभग 1.25 घंटा कुछ नहीं बोले, आपको पढ़ाते रह गए। एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, चिंता नहीं करिएगा, ऐप उप के बारे में अब नहीं बोलेंगे, जो बोलना था बोल दिए। अब जो लोग हमसे बात उत कर लिए, जिनको हम शामिल कर लिए, उनका क्लास शुरू हो जाएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल में जिनको नहीं शामिल किए हैं वो हमसे टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। जो लड़का रनिंग एमएलटी बैच में है किसी भी ब्रांच में, जो लड़का विकास बैच में है रनिंग किसी भी ब्रांच में, उसको नहीं घबराना है, उसको जो है शामिल किया जाएगा। लेकिन उनमें से भी जिनको नहीं शामिल किया गया है वो एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, कुछ होगा आपके तरफ से टेक्निकल फॉल्ट, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप फार्म नहीं भरे हों, ये भी एक कारण हो सकता है। तो चलिए आगे, तो चिंता नहीं करिएगा, भाई आप उप का चर्चा नहीं करने जा रहे हैं आपके साथ, वो बहुत बोल लिए, इससे ज्यादा तो हम अपने आप का प्रचार जीवन में नहीं किए।
अगले संडे को गुजरात के बच्चों के लिए नेक्स्ट संडे एक स्पेशल जीपीएससी का एकदम डिटेल्स वाला सेमिनार, कैसा वाला, जैसा आज आप पढ़े भारतीय संविधान का निर्माण। आज नहीं बता सकते, बहुत लोग तैयारी कर लेगा, लेकिन यही समझना है कि वो सेमिनार को देने के लिए भी मैं 12 पेज लिखा हूं, जो आपको बताऊंगा, और खाली वो जीपीएससी के परीक्षा पद्धति से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं, और जो बच्चे गुजरात के मान लीजिए हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको कंफ्यूज कर दिया गया है। तो पूरा डेटा के साथ आएंगे आपको 2017 से लेकर के 2019 तक के, और उस सेमिनार में जीपीएससी क्लास 1-2 के अलावा कोई शब्द नहीं बोला जाएगा, न डीवाईएसओ, न एसटीआई, न पीआई। घाल मेल में ही हम परेशान होते हैं हम लोग। तो अगला संडे एक सेमिनार है उसका, इसका घोषणा किए, बल्कि वो वेबिनार है, क्योंकि हम आपको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फेसबुक पे जाएं, हो सकता है ऐप पे करें। तो जो भी लड़के हमारे गुजरात के जीपीएससी के उस वेबिनार में शामिल होना चाहते हैं, वो फ्री है। वो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम जो है नोंधा लीजिएगा, ठीक है। 6355391928 इस पर जो है आप नोंधा लीजिएगा। अगर इस पर नहीं हो रहा हो तो 9428804128 पर जो है आप ये कर लीजिएगा। लेकिन ये सेमिनार हो सकता है कि हम अपने ऐप पर ही लें। तो जो लोग इसमें जुड़िएगा उनको ही हम इंफॉर्मेशन देंगे इस सेमिनार का। हालांकि फेसबुक पर चलेगा अभी प्रचार वगैरह, लेकिन आपको आज बता दिए अगला संडे। अब 2 दिन बाद बताएंगे जो सेमिनार केवल और केवल आईएएस पर होगा, दिल्ली के जो क्लासेस के द्वारा दिया जाता है उसके सामने हम खड़े होने जा रहे हैं कि उसमें कई कमियां हैं, इसीलिए मेरे हिंदी माध्यम के बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो एक स्पेशल सेमिनार आईएएस का लेंगे, ये 2 होगा। और जो हमको प्राण से भी प्यारा है, धोरण 12 पछी कॉलेज नहीं साथे साथे, कक्षा 12 के बाद कॉलेज के साथ साथ कैसे करेंगे, एक वेबिनार वो भी लेने जा रहे हैं। सबका डेट आपको अनाउंस करते जाएंगे। तो 3 सेमिनार वेबिनार अगले 10 दिन के अंदर हम आपको यहां से रिले करेंगे। तो अभी फिलहाल जीपीएससी वाले लड़के, अभी 12वां धोरण वाले नहीं, जिनको जीपीएससी का केवल वेबिनार सुनना है, 2 घंटे से ज्यादा बताएंगे आपको एकदम एक एक माइन्यूट चीज। वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, शहर का नाम और मोबाइल नंबर नोट कराइएगा, और ये जो है 9428004128 पर। चलिए अब आगे बढ़ें। अब तकनीकी कारणों से आज का लास्ट लाइन है, कारण कि इसके बाद जो पढ़ाएंगे वहां से कंटिन्यूअस संविधान के निर्माण तक को एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर थोड़ा सा पढ़ा के ब्रेक कर दें तो कल आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आज के ही जैसा इतना ही डिटेल्स कल भी पढ़ाएंगे आगे। कल तो देखिएगा पर्चा उठा के दिखाएंगे कि कैसे जो है बिल पास होता है, वो पूरा आपको दिखाएंगे। तो अंतिम लाइन आज का लिखिए, अंततः 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया। तो आज हम लोग इसके साथ साथ एक और प्रश्न का एक पॉइंट सीखे। अगर आपको कहा जाए कि संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण में जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, उसके पीछे क्या क्या कारण था, ये लंबा समय लगने के पीछे क्या कारण था। तो
एक कारण देख लीजिए कि एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए, उसके पीछे भले दो कारण थे, एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए संविधान सभा को इतना समय लग गया, यह भी एक कारण था, और इसके बिना वो अगला काम आगे नहीं कर सकता था। फिर कहेंगे कि संविधान सभा आगे जो रिकंस्ट्रक्शन जो हुआ, उसका रिस्ट्रक्चर जो हुआ अगला, माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के कारण वहां भी हमको लेट लगा। माउंटबेटन योजना में जो घोषणा कर दिया गया कि नहीं अब भारत और पाकिस्तान दो नए डोमिनियन राज्य बनाए जाएंगे, रुक गया संविधान सभा, क्योंकि अब तो दोनों संविधान सभा को अलग किया जाएगा, उसके बाद संविधान के निर्माण की बात चलेगी। तो हम लोग कल देखिएगा, इससे भी मजेदार क्लास आपका होगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास में आइए, मत वीडियो देखिए, लाइव पढ़िए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। इतना दिन बाद बोले हैं, रोज बोलना अच्छा नहीं होता है, और आइकन बटन भी दबा दीजिएगा साथ में। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं कल हम लोग 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।